हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वात्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं लेकर के आया हूँ यूपीएसआई स्पेशल क्लास। इसमें हम लोग क्विक हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्विक रिवीजन सीरीज़ 2021 के नाम से मैंने इसे लॉन्च किया है, क्योंकि आपको बता दें हाल फिलहाल में अक्टूबर माह के लास्ट वीक में यूपीएसआई का पेपर होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ आगे बढ़ाई जा रही है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए स्वयं को लाभ दें और अपने मित्रों को भी लाभ दिलाएं। यह उसका लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग वर्णमाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला से किस प्रकार से क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं। उन सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो प्यारे मित्रों, टाइम का वेस्ट न करते हुए आज चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर, वर्णमाला की ओर। थोड़ा सा यह फ्री हैंड क्लास होगी। उसके पश्चात कुछ स्लाइड्स ली जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, उसका रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके प्यारे मित्रों, तो आइए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताते हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि भाषा क्या है, ठीक है, और भाषा का विकास इस प्रकार से होगा। उसके पश्चात हम वर्णमाला में आएंगे। तो आपको बता दें कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से निकला है। ठीक है, भाष शब्द से बना है। संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष का तात्पर्य क्या होता है भाई? भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है ना, भाष का अर्थ होता है बोलना। और आपको बता दें कि भाषा की सार्थक और सबसे छोटी इकाई की बात करें, सार्थक इकाई की बात करें तो वो होता है आपका वाक्य। ठीक है, वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई होती है आपका उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। क्या होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई का नाम है पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई है आपका पद। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पद, या इसे हम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद या शब्द भी कहा जाता है इसे। ठीक है, पद या शब्द भी कहा जाता है। और शब्द से छोटी इकाई की बात करें तो होता है आपका जिसे हम कहते हैं अक्षर या सिलेबल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिलेबल भी कहा जाता है। तो शब्द से छोटी इकाई क्या हो गई? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण। वर्ण, या इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है ना, वर्ण या ध्वनि भी कहते हैं। ये राइट है, ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूँ राम, क्या मैंने लिखा? राम। राम क्या है? राम एक शब्द है। क्या है राम? राम एक शब्द है। यह 2 अक्षरों से मिलकर बना है। एक है रा और दूसरा है म। ठीक है ना, इसमें 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं भाई? 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? र है हलंत के साथ, बड़ा वाला आ है आ, फिर हलंत के साथ म है और अ है। 4 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण राम में हैं? 4 वर्ण हैं। 2 अक्षर से मिलकर बना है, रा और म। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हुई। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो हमने आपको बताया, क्या क्या बताया हमने, कि सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। कि वर्णमाला की या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण या ध्वनि है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि की बात करें तो ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है, उच्चारण के लिए ध्वनि, और वर्ण जो है वह ध्वनि का लिखित रूप है। याद रखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर महज केवल इतना ही है कि वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि जो है वो वर्ण का उच्चारित रूप है। ठीक है,
तो आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वर्ण हमने समझा, आप समझते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, यह क्विक रिवीजन सीरीज है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते चलिए, रिकॉल करते रहिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं अब तक, उन सारे चीज़ों को मैच करते रहिए। ठीक है ना, आप जल्द से जल्द सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली वे में हो जाएंगी। तो आगे मैं आपको बताऊं तो वर्णमाला में वर्ण को भी आप डिवाइड किया गया। ठीक है ना, वर्णमाला में इन वर्णों को जो है वो डिवाइडेशन इनका हुआ। किसमें हुआ? एक हुआ आपका स्वर में और दूसरा है व्यंजन। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होगी कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उसमें वर्णों को, एक स्वर है और व्यंजन है। फिर स्वर को भी दो भाग में बांटा गया है। स्वर तो आपको मालूम ही होगा, कितने स्वर हैं कुल मिलाकर के? कुल 13 स्वर हैं। ठीक है, 11 मूल स्वर हैं और 2 एक आपका अनुस्वर है और एक विसर्ग है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें लिखित रूप में आपको मिलेंगी, अभी केवल मौखिक रूप में आपकी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके पश्चात हम चलेंगे स्लाइड्स की ओर और उसमें आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। तो बेसिक जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से तो आपको बताएं कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर, यदि हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो 45 वर्ण हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें 10 स्वर हैं और 35 आपके व्यंजन हैं। याद रखिएगा, 10 स्वर है और 35 व्यंजन हैं। ठीक है ना, और यदि हम बात करें लिखित रूप में तो लिखित रूप में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण। इसमें डिवाइडेशन किस प्रकार होता है? तो स्वरों की संख्या की यदि हम बात करें तो स्वर इसमें आपके 13 हैं, प्लस व्यंजन की बात करें तो 35 व्यंजन हैं। ठीक है, 35 व्यंजन हैं और उसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। कितने? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जिस प्रकार ये चीज़ें हुई, तो स्वर हमने क्या समझा कि स्वर कितने प्रकार के? स्वर जो है वो 13 स्वर हैं। ठीक है ना, और स्वर को भी बांटा गया। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया। एक आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर वैसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर है। और जिन वर्णों को के उच्चारण में अधिक समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर और जिनमें अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर मैं आपको बताऊंगा आप व्यंजन के बारे में। तो प्यारे मित्रों, अब आइए आप चलते हैं अपनी स्लाइड्स की ओर, जिसके माध्यम से मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई कि स्वर के वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला को किस प्रकार बांटा गया। उसके बाद हमने समझा स्वर को भी बांटा गया ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ स्वर्ग में। कम समय जिसे लगे वो ह्रस्व स्वर्ग है, अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर है। इसके बाद मैंने आपको बताया व्यंजन, और फिर मैंने बताया कि कुल कितने वर्ण हैं, लिखित आधार पे कितने वर्ण हैं, बोलने के आधार पे या उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया। अब हम लोग चलते हैं आइए व्यंजन की ओर। तो व्यंजन में आपका 5 वर्ग है। पहले का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इतने। उसके बाद आपका आता है यार अलावा अंतस्थ, फिर आपका ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आइए अब चलते हैं स्लाइड्स की ओर और स्लाइड्स के माध्यम से आपको चीज़ें बताते हैं जिससे आपको देखने में और पढ़ने में आसानी हो। आइए प्यारे मित्रों, ये आपकी वर्णमाला की तालिका है। मैंने इसमें आपको बताया था कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, एक ह्रस्व, एक आपका स्वर और व्यंजन। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग।
ठीक है। ह्रस्व स्वर में आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं, आ ई उ री, और दीर्घ में आ ई उ री ए आए ओ औ, ये हैं, ठीक है ना। और फिर व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो का वर्ग से पा वर्ग तक आता है, का वर्ग से पा वर्ग, और ढ़ ढ, ठीक है, ढ़ ढ, का वर्ग से पा वर्ग और ढ़ ढ स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। इसमें कुल 27 वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27। प्रश्न आपसे पूछ सकता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताएं, तो कितनी संख्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 व्यंजन हैं, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, स स स ह, ठीक है। आगत व्यंजन जो 2 हैं, ज और फ, ठीक है, ज और फ, ये फारसी भाषा का शब्द ज फ है। और फिर संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण आते हैं संयुक्त व्यंजन में। आपको बता दें छा का निर्माण क प्लस स से हुआ है, त्र का निर्माण त प्लस रा से हुआ है, ठीक है। ज्ञ का निर्माण आपका ज प्लस इया से हुआ है, हलंत में ज, और उसके बाद आपका बचता है स्र। किसका बचता है? स्र। तो इसका निर्माण आपका स प्लस र से हुआ है, ठीक है, स प्लस रा से हुआ है स्र का निर्माण। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या कितनी है? 41 है। टोटल 52 वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में, ठीक है ना। तो कुल मिला के बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 2 अयोगवाह व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 52। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, अब आगे बढ़ते हुए स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान। तो वर्ण का पहला नाम देखिए कंठ्य, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर ह्रस्व अ और दीर्घ आ, और मौखिक अ आ, अनुनासिक होता है आ और आ, ठीक है ना। ये आपका क्या है? अनुनासिक स्वर अ और आ, ठीक है ना। फिर तालव्य होता है एक, जो कि मुंह के भीतर छत का पिछला भाग जो होता है, आपकी जीवा वहाँ पे टच करनी चाहिए, तो वह जो वर्ण है उसे कहेंगे तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। जैसे ई, ये दीर्घ स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर ई, दीर्घ स्वर ही, ठीक है। अनुनासिक भी ई, और निरानुनासिक यानी मौखिक स्वर ई और ई यानी अनुनासिक स्वर ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में आपका जो भीतरी छत का अगला भाग है, मुंह के भीतरी जो है जो छत है उसका अगला भाग में यदि आपकी जीवा टच करे, जैसे री, तो वो आपका कहलाएगा मूर्धन्य स्वर या मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। और होता है आपका कंठतालु, यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ए, आए। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ओ, औ, ठीक है। ओष्ठ केवल ओष्ठ से या होंठ से बोले जाने वर्ण, ऊ और ऊ, ठीक है ना। इन सारी चीज़ें देखिए, इसका पुनर्विलोकन अब किया गया है। इसका पुनर्विलोकन यानी कि इसका फिर से आपको एक बार एनालिसिस, कैसे आप इसे पढ़ें। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण में बिना किसी अवरोध के उनका उच्चारण किया जा सके, वे वर्ण कहलाते हैं स्वर। फिर कह रहा है दूसरे में कि कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहेंगे? अभी बताया था आपको, ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिन वर्णों या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री
छोटा वाले सभी वो सब ह्रस्व स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ री, ये नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? मूल स्वर कौन से हैं? फिर दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई उ ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं, याद रखिएगा। फिर आगत स्वर अ, आ में जो अर्धचंद्र बिंदी वाला जब लगता है तो वो कहलाता है अ। और अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर का मतलब ये होता है आपका जो जीवा का अगले भाग से बोले जाने वाले वर्ण हो, जैसे ई, ए, आए। जब जीव का अगला भाग से बोला जाना, अगला भाग आपका तालु में टच करे, ठीक है, वो कहलाएगा अग्र स्वर। मध्य स्वर आपकी जीवा मध्य में टच करे, जैसे अ, ठीक है। पश्च स्वर जीवा के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले वर्ण स्वर, आ, उ, ओ, औ, अ। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ई और उ। अर्ध समृद्ध कौन से हैं? ई, उ। याद रखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जब का समृद्ध और अर्ध समृद्ध का कॉन्सेप्ट है। देखिए, अर्ध समृद्ध, समृद्ध जो है वो बड़ी ई और बड़ा ऊ है। अर्ध समृद्ध क्या है? ई और ऊ, यानी कि इमली और उल्लू वाला ऊ, ठीक है। फिर अर्ध विवृत क्या है? ए, अ, ओ और अ। क्या है? ए, अ, ओ और आ, इसे याद रखिएगा, अर्ध विवृत है। व्यंजनों की संख्या 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। 25 का से पावर्ग तक, उसके बाद 4 आपके और हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? यार अलावा। उस व्यंजन कौन से हैं? 4। कौन से? स, स, ह, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, फिर आपका ये व्यंजनों का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान। अभी हमने समझा स्वर का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान, और अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। तो वर्ण का नाम है कंठ्य। कंठ की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? कंठ की सहायता से बोले जाने व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, का वर्ग, का वर्ग आपका हो गया कंठ, ये याद रखिएगा, ऐसे याद करिए। का वर्ग आपका कंठ है, बस इसको भूल जाइए, इसको ध्यान मत दीजिए। आप लिखिए यहाँ पे का वर्ग। का वर्ग हमारा कंठ से बोले का कंठ उच्चारित वर्ण है, ठीक है। तालु पूछेगा, चा वर्ग आपका तालु उच्चारित वर्ग है, याद रखिएगा। चा वर्ग जो है वो तालु उच्चारित वर्ण है। फिर मूर्धन्य की बात करेगा तो टा वर्ग। कौन सा? टा वर्ग। कुछ मत ध्यान मत दीजिए, केवल लिखिए टा वर्ग मूर्धन्य है। दंत्य जो है वो ता वर्ग है, ठीक है ना, दंत्य ता वर्ग है। और ओष्ठ जो है वो कौन से हैं? पा वर्ग। बस दिमाग में ये रखिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान बना दें। का वर्ग कंठ्य, ता वर्ग तालव्य की बात करेंगे तो आपका वो आएगा चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग आपका तालु, और ओष्ठ की बात करेंगे पा वर्ग आपका ओष्ठ है। ओंठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। एक आधार तो ये हो गया वर्गीकरण का। व्यंजनों के वर्गीकरण का एक आधार हो गया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। आप इस प्रकार से इसकी नोट्स बना सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, 5 वर्णों में इसको विभाजित किया, 5 वर्गीकरण किया, इसका 5 भागों में विभाजित किया। फिर इसका आधार और भी हो सकता है, और है कौन सा? इसे सघोष और अघोष में भी बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं ये सघोष अघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों, आपको अब बताएं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको बताया कि व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया उच्चारण के स्थान पे, हमने बताया उच्चारण के स्थान पे समझ के। अब हम लोग समझते हैं कि घोष के आधार पर, घोष मतलब है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया।
तो इसमें किया गया एक आपका अघोष और दूसरा सघोष। अघोष का मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन उत्पन्न हो, उसे कहेंगे हम लोग अघोष। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा है पहला और दूसरा वर्ण। अल्प प्राण महाप्राण न देखें, केवल देखें आपका अघोष। तो अघोष क्या है आपका, पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, ठीक है। तो अघोष समझ में आया। सघोष का तात्पर्य यह है कि स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे हम सघोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। याद रखिएगा। एक ही आधार हो गया। एक आधार हुआ आपका उच्चारण के स्थान पे आपका जो वर्ग कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और दूसरा हुआ आपका घोष के आधार पर। तीसरे की बात करें अधिक तो एक होता है आपका प्राण के आधार पे। प्राण के आधार पर भी वर्णों का विभाजन किया गया, व्यंजनों का विभाजन किया गया। तो प्राण का जो अर्थ होता है वो होता है आपका हवा से, कि आपके मुख से निकलने वाली हवा कितनी है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहेंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, उन व्यंजनों में आपका हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, विशेष रूप से सुनाई दे जैसे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। और हकार की ध्वनि ना सुनाई दे उसे क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे जैसे। और मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। दूसरा, चौथा आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। याद रखिएगा। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, नोट कीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण। दूसरा क्या हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण, ठीक है। तो ये वर्गीकरण भी हमने समझा, याद रखिएगा। तो कुछ और भी है, जैसे ओष्ठ, दोनों ओठों से बोले जाने वाले वर्ण, प, फ, ब, भ और म। तालव्य, तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जैसे स, य, यहाँ पे क्या हुआ, तालव्य। देखिए ये तालव्य सा है, और ये भी तालु से बोले जाने वाला वर्ण है। एक आपका होता है दंत्य, मसूढ़ा और दांत से बोले जाने वाला वर्ण, जिसे हम कहते हैं वत्स्य। तो क्या होता है, मसूढ़ा दंत मूल से, स और र, ल, ये सब क्या है आपके, ठीक है, वत्स है। दंतोष्ठ क्या होता है, दांत और ऊपर के दांत और निचला होंठ, जैसे व। देखिए कैसे निकल रही है ध्वनि, व, ठीक है। आपका ओष्ठ दांत के पीछे छिप जाए, व, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका दंतोष्ठ। मूर्धन्य, मूर्धा यानी भीतरी छत का अगला भाग, घ, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर स्वरयंत्री यानी स्वरयंत्र कंठ के भीतर स्थित है, ह स्वरयंत्रीय है। उच्छिप्त व्यंजन की यदि हम बात करें तो उच्छिप्त व्यंजन में आपका जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे ढ, झटके के साथ नीचे आ रही है ढ, और ढ नीचे आ रही है झटके के साथ, तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। तो आगत ग्रहित व्यंजन, क स्पर्शी व्यंजन, क ख ग घ, क ग ज फ, ये ऊष्म संगति है, योग वाह आपका अनुस्वर विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए आगत व्यंजन कितने हैं, 2 आगत व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। का वर्ग से पा वर्ग की ध्वनि, का वर्ग से पा वर्ग ये, और अंतस्थ आपका य अलावा, और अर्ध स्वर आपका य और वा। पूछ लेगा निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन है,
डरेगा ट, फ, ब, य, व। तो क्या हो जाएगा? य और व राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है अर्धस्वर। अर्धस्वर ही तो आपने बताया अभी य और व होता है। लुंठित व्यंजन कौन है? र है। ये सब नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धस्वर क्या है? य व है। लुंठित व्यंजन क्या है? र है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, 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 ह। उच्छिष्ट व्यंजन ढ, ढ। ठीक है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स, फ, स, 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 फ, स, स, स और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। अभी इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। तो ये 4 वर्ण और होते हैं, फ, स, स, ह और प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, फिर फ, स, 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 ये आपका क्या होता है? अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। ठीक है। सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण और ड, ढ, च, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। याद रखिएगा, सभी स्वर सघोष हैं। सभी स्वर हैं, प्रश्न दीजिएगा, सभी स्वर हैं। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। क्या हो जाएगा? सभी वर्ण जो है वो आपके सघोष हैं। सघोष है वो अल्पप्राण भी है और महाप्राण भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट। अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या क्या होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका अल्पप्राण। और महाप्राण आपका प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन तथा ऊष्म वर्ण स, 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 ह। द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन यानी कि स, 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 ह। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी वर्ण या ऊष्म वर्ण स, 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 ह। ये सब आपका महाप्राण हो गया। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? अंगा, इया, ड़, न, म। कंठ व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। ये आपका क्या है? कंठ व्यंजन है। ठीक है। तालव्य व्यंजन में अभी हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, च, छ, ज, झ, य, स, य। मूर्धन में ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ, स। मूर्धन्य मतलब पेट चिरवा वाला सा। फिर दंत व्यंजन क्या है? त, थ, द, ध, न। ओष्ठ है प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन क्या होने? व है। और स्वर यंत्रीय व्यंजन क्या है? हलंत वाला ह है। ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोग फिर से आपको रिवाइज करवा दूं मैं। तो कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? हमने आपको बताया था क और स से मिलकर बना है। कौन सा वर्ण दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट नहीं है। ठीक है। का वर्ण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए, इसका टुकड़ा हो सकता है क्या? इसका टुकड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके। फिर कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल कितनी संख्या है? कुल 11 संख्या है। ठीक है। कंठ ध्वनिया क, ख। ओके। फिर ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? स, महाप्राण। सॉरी, अयोगवाह कौन से हैं? अन और आहा। ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग। अघोष वर्ण कौन सा है? स, जो कि महाप्राण है। फिर हिंदी शब्द का श ध्वनि तालव्य क्या है आपका? अघोष है और महाप्राण है। ठीक है। यह अलावा किस ध्वनि के व्यंजन है? अंतस्थ ध्वनि के व्यंजन है। किस ध्वनि के व्यंजन है? अंतस्थ ध्वनि के व्यंजन है। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए जल्द से जल्द हिंदी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।